स्टूडेंट, आप लोगों का आज सरफेस केमिस्ट्री में पुनः एक बार वेलकम किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में कैटलिस्ट को देखा है, कैटलिस्ट को पढ़ा है, कैटलिस्ट के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को समझा है। तो हम लोग आज प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि कैटलिस्ट किस तरह से वर्क करता है, उसके वर्क करने के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि कैटलिस्ट कभी भी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट का काम क्या कर रहेगा, तो कैटलिस्ट रिएक्शन को और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा और रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है, रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर सकता है। बट स्टूडेंट ध्यान रखना है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा। और एक बात और ध्यान रखना है, कैटलिस्ट पूरे के पूरे रिएक्शन में अनचेंजेबल होता है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जिस तरह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी तरह से रिएक्शन से बाहर हो सकता है। हाँ, उसके फिजिकल स्टेट में कुछ चेंजिंग हो सकता है कि जैसे सपोज कीजिए आप सॉलिड स्टेट के रूप में, सॉलिड के रूप में आप किसी कैटलिस्ट को लिए तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के कंडीशंस में होगा क्या कि वो पाउडर फॉर्म में आ जाए। ये हो सकता है उसके फिजिकल स्टेट में कुछ चेंजिंग आ जाए। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैटलिस्ट कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, it only change the rate of reaction of the chemical reaction। तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ना ही ये रिएक्शन को मतलब कि शुरुआत करा पाएगा, बिगिन करवा पाएगा। तो ये तो हो गया कैटलिस्ट के बारे में स्टूडेंट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन and it does not changes only its physical state can be changed। तो इसका फिजिकल स्टेट सिर्फ चेंज हो सकता है बट ना ही ये कंज्यूम होगा और ना ही ये फॉर्म्ड होगा। जिस कंडीशंस में रिएक्शन में इन करेगा उसी कंडीशन में रिएक्शन से बाहर आ जाएगा। तो ये तो सेकंड कंडीशन हो गया स्टूडेंट। थर्ड कंडीशन हो गया, इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। हाँ, ये एक काम कर सकता है कि इक्विलिब्रियम के मेंटेन करने के टाइम ड्यूरेशन को डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। कि मान लिया जाए कि अगर कोई इक्विलिब्रियम 1 घंटा में पूरा हो रहा है तो वह इक्विलिब्रियम 10 मिनट में पूरा करवाने का कैपेसिटी है किसी भी कैटलिस्ट के पास, लेकिन उस इक्विलिब्रियम को स्थापित करने में ये मदद नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम के पोजीशन को यह चेंज नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे नोट करते हैं, इट डज नॉट affect the equilibrium of a reaction of a chemical reaction, it only affect the time duration to achieve the equilibrium of the chemical reaction। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये सिर्फ क्या कर सकता है कि इक्विलिब्रियम को अचीव करने के टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे दिखाएं हम कि आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक आदमी है,
ए और यहाँ पे दूसरा आदमी है बी। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, होगा क्या कि ये इधर से इधर दौड़ना शुरू कर रहा है, ये इधर से इधर दौड़ना शुरू कर रहा है, तो इस पार्टिकुलर पोजीशन पर ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या हो गया स्टूडेंट इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ध्यान दीजिए, जब आप कैटलिस्ट मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये आदमी ऐसे यहाँ पे खड़ा है, ये आदमी ऐसे खड़ा है और यहाँ पर आप क्या कर दिए कैटलिस्ट मिला दीजिए। कैटलिस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट कि आप दोनों को गाड़ी दे दीजिए। अब दोनों को गाड़ी दिए जो दोनों का स्पीड सेम है, अब दोनों का स्पीड सेम है, तो अब ये जो है इधर मूव करेगा, बी जो है इधर मूव करेगा, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब ये क्या होगा, दोनों जल्दी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम तो उसी पोजीशन पे आएगा, ये जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिला था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। परंतु होगा क्या स्टूडेंट कि ये अगर 60 मिनट में इक्विलिब्रियम मिला था यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ 10 मिनट में मिल जाए। तो पोजीशन वही रहेगा जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिल रहा रहेगा, बट टाइम ड्यूरेशन उसका चेंज हो सकता है किसके द्वारा, कैटलिस्ट के मिलने के द्वारा। तो अगर इसको दोनों को यहाँ पे पैदल चल रहा है तो 60 मिनट लग गए यहाँ पहुँचने में, और अगर दोनों को गाड़ी मिल गया तो ये 10 मिनट में पहुँच गया। लेकिन दोनों तरफ से सेम स्पीड में अगर चलेंगे तो एक ही जगह पे एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलेंगे, और जब यह एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मिलेंगे तो क्या होगा, इनका इक्विलिब्रियम सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह दिए कि इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के टाइम ड्यूरेशन को ये चेंज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे, यह एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, जिसके कारण प्रोडक्ट जो है वो जल्दी बनने लगते हैं। यह एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसके बारे में बात करते हैं। It decreases the activation energy of the reaction, so product will form quickly। तो क्या हो गया, प्रोडक्ट क्विकली फॉर्म करेगा। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। किसको डिफाइन कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, देखिए दो रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, यह दोनों रिएक्टेंट जिस एनर्जी पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है उस एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ a product by the reactants are called activation energy। तो वैसा एनर्जी जिस एनर्जी पे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाते हैं, उस एनर्जी को हम लोग कौन सा एनर्जी कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसको समझते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे एनर्जी है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि ए एक्स एंड वाई रिएक्टेंट है, एक्स प्लस वाई क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है एक्स वाई, प्रोडक्ट बन रहा है। और इस प्रोडक्ट को बनने के लिए एक पथ जो है वो इस तरह का है, यानी कि
इन दोनों को इस रास्ते से चलकर पहले इस पॉइंट पे पिक पॉइंट पे पहुंचना होगा और तभी ये उतर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी कि दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी स्टूडेंट जब तक को रिएक्टेंट जो है वो इस पिक पर नहीं पहुंचेंगे तब तक ये प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएंगे। तो यानी ये इनका रास्ता है और यह इनका मैक्सिमम एनर्जी है, जिस मैक्सिमम एनर्जी को ये गेन करने के बाद किसमें बदलना शुरू कर रहे हैं, प्रोडक्ट में बदलना शुरू कर रहे हैं। अतः यह एनर्जी क्या कहलाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगा। यानी कि इन रिएक्टेंट को इतना एनर्जी चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए, तब ये प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई ब्रिज पार करना है आपको, और वो ब्रिज में क्या होता है स्टूडेंट कि लोअर से अपर और अपर से फिर लोअर पोजीशन पे हम लोग आते हैं, मतलब पहले चढ़ते हैं और फिर उतरते हैं ब्रिज में, ऐसा ब्रिज होता है। तो ध्यान दीजिए, आपके पास इतना एनर्जी तो चाहिए होगा कि ताकि आप सपोज कीजिए कि एक मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो मोटरसाइकिल में इतना एनर्जी चाहिए कि वो पिक पर पहुंच सके। उसके बाद अगर आप उसको बंद भी कर दीजिएगा, एनर्जी नहीं भी दीजिएगा, तो वो बिना एनर्जी के वो क्या हो जाएगा, फिर से नीचे आ सकेगा। यानी प्रोडक्ट उसका पूरा पूरा ब्रिज क्रॉस कर गया, तो उसके लिए उसको चाहिए क्या, इतना एनर्जी चाहिए जिससे वो ब्रिज के पिक पर पहुंच सके। उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। तो ये तो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी की बातें। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कैटलिस्ट का काम, अगर आप यहाँ पे कैटलिस्ट मिलाते हैं, ये फिलहाल इसका क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी, हम ये लिख रहे हैं। अब जब आप कैटलिस्ट मिलाइएगा तो कैटलिस्ट मिलाने के कारण कैटलिस्ट क्या करेगा, इसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके नया पथ प्रोवाइड करेगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का काम, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी नया बन गया है स्टूडेंट, वो क्या बन के आया, ये नया एक्टिवेशन एनर्जी बन के आया। अब देखिए, अब इस रिएक्टेंट को इस नए पथ के द्वारा इतना ही एनर्जी की जरूरत है जिसको पार करके किसमें बदल सकता है, प्रोडक्ट में। तो इतना एनर्जी लेकर प्रोडक्ट में बनने में इनको ज्यादा टाइम लग रहा था, जो कि अब इनको कम ही एनर्जी में प्रोडक्ट में बदलने में इनको कम समय लग रहा है। तो अब क्या होगा, ये जल्दी जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कैटलिस्ट के द्वारा नया पथ प्रोवाइड किया गया, यानी नई एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर दिया गया ताकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं कि कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करने के कारण नया पथ मिलेगा। उस नए पथ के द्वारा क्या होगा कि रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में बदलने लगेंगे, इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट की बात है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में, या एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि हम लोगों के माउथ में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। यह सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, तो स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो उसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में जो है वो डिफरेंट वर्क फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं स्टूडेंट कि वैसे प्रोटीनस स्ट्रक्चर, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि एंजाइम क्या होते हैं कि एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है जो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो वैसे प्रोटीनस हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में प्रेजेंट वैसे प्रोटीनस स्ट्रक्चर जो केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने में मदद करते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द प्रोटीनस सब्सटेंस which helps in the chemical reactivity या फिर ऐसा लिखिए केमिकल रिएक्शंस helps in the chemical reaction, the properties
the proteinous substance which help in the chemical reaction in living organisms are called enzyme catalyst। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे सिलेब्री एमाइलेज कन्वर्ट किसमें कर दिया, ग्लूकोज। ठीक है, अब देखिए पहला एग्जांपल यहाँ पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो स्टार्च होता है उस स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस में इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है कि उसे इन्वर्टेज एंजाइम या फिर डाइस्टेज कह सकते हैं कि स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस डाइस्टेज एंजाइम के द्वारा करवाकर उसे शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ऑन हाइड्रोलाइसिस विथ डाइस्टेज एंजाइम starch will convert into maltose sugar। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे ले रहे हैं स्टार्च लाइक C6H5O C6H10O5, ये आपके पास क्या है, स्टार्च है। इस स्टार्च को आप क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं किसके प्रेजेंस में, जाइमेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम आप ले रहे हैं यहाँ पे, जाइमेज नहीं, डाइस्टेज एंजाइम, डाइस्टेज। और यह डाइस्टेज एंजाइम इसको किसमें बदल देगा, C12H22O11 यानी माल्टोज शुगर में। उसी तरह से ध्यान दीजिए माल्टोज शुगर, यहाँ पे लिखेंगे माल्टोज शुगर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज बाय माल्टेज एंजाइम, यानी माल्टेज एंजाइम की मदद से माल्टोज किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में। तो यहाँ लिखेंगे C12H22O11, ये हो गया माल्टोज। यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कीजिए, यहाँ पर माल्टेज एंजाइम आ गया, ये माल्टेज एंजाइम क्या कर देगा, इसको C6H12O6 में कन्वर्ट करेगा, तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज। उसी तरह से एक और एंजाइम आप ध्यान दीजिए कि जैसे ईस्ट सेल में मौजूद होता है एंजाइम इन्वर्टेज, इस सेल में मौजूद एंजाइम जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं स्टूडेंट, एंजाइम जाइमेज। तो ईस्ट सेल में मौजूद जो एंजाइम होता है वो होता है जाइमेज। यह जाइमेज एंजाइम क्या करेगा कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ध्यान देना है स्टूडेंट, तो जाइमेज एंजाइम प्रेजेंट इन ईस्ट सेल converts ग्लूकोज into किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज into इथाइल अल्कोहल। तो क्या हो गया स्टूडेंट, C6H12O6 ये हो गया आपका ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में आपने मिला दिया कौन सा एंजाइम, जाइमेज। किसके द्वारा मिल गया, ईस्ट के द्वारा, और ये किसके तरफ कन्वर्ट कर गया, C2H5OH प्लस CO2। तो क्या मिल गया यहाँ पे आपको, इथाइल अल्कोहल। उसी तरह से ध्यान दीजिए चौथा एग्जांपल में हम लोग देखेंगे यूरिएज। यूरिएज एंजाइम क्या करेगा स्टूडेंट, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे यूरिएज एंजाइम कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया।
ध्यान देना स्टूडेंट कि ये जो यूरिएज एंजाइम है वह क्या कर रहा है कि यूरिया को कन्वर्ट किस में कर रहा है, अमोनिया में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NH2 CO NH2 प्लस H2O, ये क्या है आपका यूरिया। यहाँ पर एंजाइम आपने क्या लिया, यूरिएज, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमोनिया में। ये मिल गया क्या, यूरिया, किसमें मिल गया आपको स्टूडेंट, अमोनिया में। और यहाँ पे क्या मिल गया, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए आपके पास। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, एंजाइम जो है वो क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी प्रोटीनस केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि केमिकल रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म करवाता है। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद एंजाइम कैटलिस्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट की। तो आपको ध्यान रखना है कि जनरल कैटलिस्ट के कंपैरिजन में एंजाइम कैटलिस्ट जो होता है वो हाईली पावरफुल होता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट का वन मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट्स के 10 लाख मॉलिक्यूल्स को एक साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का कैपेसिटी रखता है। दैट मीन्स क्या हो गया कि इट इज हाईली इफेक्टिव इन नेचर। एंजाइम कैटलिस्ट बहुत ही हाईली इफेक्टिव इन नेचर होता है, या क्या कह सकता है कि वन मॉलिक्यूल 10 लाख सबस्ट्रेट को यानी रिएक्टेंट्स को किस में कन्वर्ट कर सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ लिखेंगे पहला कि एंजाइम कैटलिस्ट are very efficient. One molecule of enzyme can convert 10 lakhs reactant molecules into प्रोडक्ट। तो क्या हो गया, हाईली इफिशिएंट होता है या बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा वर्क फंक्शन परफॉर्म करने वाला, हाईली इफिशिएंट होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये करेंगे, ये सेल्फ सेलेक्टिव इन नेचर होता है। सेल्फ सेलेक्टिव इन नेचर का मतलब कि अगर आप यूरिएज एंजाइम से यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कभी भी यूरिएज एंजाइम जाइमेज एंजाइम की तरह नहीं वर्क कर सकता, सिलेब्री एमाइलेज की तरह नहीं वर्क कर सकता, ना ही ये क्या कर सकता है कि मतलब आपके ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि यह एक सेल्फ सेलेक्टिव होता है, यह हाईली सिलेक्टिव इन नेचर होता है, यह सिर्फ किसी एक तरह के रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज हाईली सेलेक्टिव इन नेचर, it is highly selective in nature. It can forms product in क्या कह सकते हैं, it can form product in selective chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। तो हो गया स्टूडेंट, क्या कर सकता है कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सिलेक्टिव केमिकल रिएक्शन में कर सकता है, दूसरे केमिकल रिएक्शन में नहीं कर सकता। तीसरी बात ध्यान रखनी है क्या आपको यहाँ पे कि एंजाइम कैटलिस्ट जो होते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम वर्क करते हैं। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट, तो वह टेम्परेचर जिस पे एंजाइम सबसे बेस्ट वर्क करता है उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और यह ऑप्टिमम टेम्परेचर 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन तक का होता है, यानी कि 25 डिग्री से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्क फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थर्ड में, at optimum temperature
एंजाइम विल वर्क efficiently। और यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, इसको डिफाइन कर लें। ऑप्टिमम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं क्या, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम कैन वर्क efficiently are called optimum टेम्परेचर। उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। और यहाँ पे लिख दीजिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 से लेकर 310 केल्विन का, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 337 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कहेंगे हम लोग स्टूडेंट, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एक पॉइंट और कि यह एक फिक्स्ड पीएच वैल्यू पे ज्यादा अच्छा वर्क करता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कि पीएच वैल्यू 5 से लेकर 7 तक अगर मेंटेन्ड है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, तब वहां पे एंजाइम जो है बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही पीएच वैल्यू लेस देन 5 हो गया या ग्रेटर देन 7 हो गया, तब इसका एफिशिएंट रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट कैन वर्क efficiently at pH of 5 to 7, over 5, over 7 and below 5 pH enzyme does not work efficiently। ध्यान रखिएगा, पीएच ध्यान रखना है कितना, 5 से 7 तक। एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको बताया था प्रमोटर के बारे में कि कोई भी कैटलिस्ट जो है वो प्रमोटर के मदद से काफी अच्छा फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हमने आपको बताया था कि जब आप हाइबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की मदद से, तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस की मदद से जब अमोनिया गैस बनाते हैं तो वहां पे आयरन हम लोग कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं, और उस आयरन कैटलिस्ट के वर्क एफिशिएंसी को इनहांस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर लेते हैं। तो उसी तरह से एंजाइम के लिए प्रमोटर के रूप में कोएंजाइम्स वर्क करते हैं। ये कोएंजाइम्स क्या होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स हो सकते हैं। ये सारे विटामिन्स क्या करते हैं कि प्रोटीनस एंजाइम को के वर्क करने के एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम, in the presence of coenzyme, enzyme catalyst work more efficiently। फॉर एग्जाम्पल में लिखिएगा विटामिन्स वर्क्स एज coenzyme, vitamins works as coenzyme which enhance the work efficiency, enhance the work efficiency of enzymes। ध्यान रखना स्टूडेंट, एंजाइम्स की मदद से क्या हो सकता, सॉरी कोएंजाइम्स की मदद से एंजाइम का वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाने लगता है। और एंजाइम्स के लिए कोएंजाइम के रूप में कौन वर्क करेगा, तो विटामिन्स वर्क करेंगे। ये तो हो गया स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटेलाइसिस बाय द एंजाइम। एंजाइम के द्वारा किस तरह से कैटेलाइसिस किया जाता है, कैटलिस्ट का वर्क फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग मैकेनिज्म पे आते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एंजाइम जो होते हैं उनमें कुछ ऐसा कह सकते हैं, उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप एक्टिव साइट्स के रूप में वर्क करते हैं और यही एक्टिव साइट्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द फंक्शनल ग्रुप लाइक यहाँ पे क्या हो सकता है, NH2 जिसको एमीन कहेंगे। फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, NCOOH जिसको एसिड कहेंगे। फिर आप लिख सकते हैं SH जिसको थायो अल्कोहल कहेंगे। उसके अलावा आप लिख सकते हैं OH जिसको एल्कोहल कहेंगे। ये कुछ क्या है, द फंक्शनल ग्रुप लाइक दीज क्या कहेंगे, वर्क्स एज क्या कर सकते हैं, वर्क्स एज एक्टिव साइट्स works as active sites on the enzymes which helps in the product formation. अब यहाँ पे बात करेंगे लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। देखिए, तो हमने पहले भी आपको बताया स्टूडेंट कि एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिलेक्टिव इन नेचर होते हैं और सिलेक्टिव इन नेचर होने की वजह से एंजाइम क्या होते हैं कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मॉडल दिया गया था, कौन सा मॉडल, जिसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। इसमें क्या करता है कि एंजाइम जो है वो वर्क करता है लॉक की तरह और उसमें की के रूप में रिएक्टेंट्स जो होते हैं, सबस्ट्रेट जो होते हैं वो आकर चिपकते हैं और आके जब फिट बैठते हैं उसके बाद क्या होता है कि एंजाइम वहां से अलग होके दोनों सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट को जुड़ाकर प्रोडक्ट बनाता है और एंजाइम जैसे है वैसे बाहर निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पर एक एंजाइम बनाते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, एंजाइम है और यहाँ पर हम दो रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। रिएक्टेंट्स कैसे होंगे स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो गया हमारे स्टूडेंट, तो एक रिएक्टेंट हो गया और यहाँ पर एक रिएक्टेंट और हम लोग बना लेते हैं। क्या, यहाँ पे एक रिएक्टेंट और बना ले जो इसमें फिट बैठ सके कुछ इस तरह से। ये देखिए दूसरा रिएक्टेंट हो गया स्टूडेंट, ये रिएक्टेंट हो गया, ये इसको सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ये सबस्ट्रेट भी हो गया, इसको भी सबस्ट्रेट कहेंगे। तो ये किस तरह वर्क कर रहा है स्टूडेंट, लॉक की तरह, और ये किस तरह वर्क कर रहा है, की तरह। ये भी ध्यान दीजिए, की तरह। अब ये दोनों देखिए एंजाइम जो दोनों हैं, इस एंजाइम के साथ ये रिएक्टेंट आपस में जाकर जुड़ेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए।
अब देखिए ये आपका क्या था, एंजाइम था, इसमें आप क्या कीजिए, आप इस सब्सट्रेट को फिक्स कर दीजिए कुछ इस तरह से। ये है हमारा एंजाइम और इसमें सब्सट्रेट को फिक्स करना है कुछ इस तरह से। ये देखिए स्टूडेंट, हमारा ये है एंजाइम, सब्सट्रेट को हम यहाँ पे कलरफुल कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हमारा सब्सट्रेट है। इस सब्सट्रेट को भी कलरफुल कर दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से सब्सट्रेट है। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे हम लोग सब्सट्रेट को फिक्स करेंगे। इसको कैसे, तो यहाँ पे फिक्स करना है इस तरह से। ये हमारा क्या स्टूडेंट फिक्स हो गया, सब्सट्रेट हो गया। ये देखिए की तरह इसमें फिक्स हो गया। ये एंजाइम, ये यहाँ पे आपका सब्सट्रेट, ये सब्सट्रेट हो गया और ये आपका भी सब्सट्रेट हो गया। तो ये हो गया लॉक एंड की, हो गया ना स्टूडेंट। लॉक और की दोनों फिक्स हो गए एक दूसरे में। अब देखिए यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ये प्रोडक्ट यहाँ से अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। दोनों रिएक्टेंट मिलकर बना देंगे प्रोडक्ट और साथ में जो एंजाइम आपका था वो बिल्कुल जैसे था वैसे ये अलग होता चला जाएगा। ये आपका क्या बन गया, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। ये जैसे एंजाइम गया था वो एंजाइम इसी तरह से क्या हो गया, इससे बिल्कुल अलग हो गया। तो प्रोडक्ट बनाने में इसी तरह का लॉक एंड की मेथड होता है जिसमें कि एंजाइम लॉक की तरह वर्क करता है, सब्सट्रेट की तरह वर्क करता है। वो जैसे देखिए ये आपका मान लीजिए एंजाइम है और यहाँ पे सब्सट्रेट यानी कि रिएक्टेंट आके ऐसे फिक्स हो गया, इधर से फिक्स हो गया, ये बीच से निकल जाएगा और दोनों जोड़ के क्या कर देंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसी को लॉक एंड की मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या रहेंगे, इन दिस मेथड, in this model enzyme works as lock which fix the reactant in the form of key. Further reactants combines with each other and forms product while enzyme will separate out in its initial form। तो क्या हो गया कि जिस प्रकार से एंजाइम यूज हुआ था उसी तरह से एंजाइम इससे वापस हो गया और सब्सट्रेट यानी रिएक्टेंट आपस में जोड़कर क्या बना दिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए। तो हो गया ये स्टूडेंट कंप्लीट आपका एंजाइम कैटलिस्ट। तो एंजाइम कैटलिस्ट में हम लोगों ने आज पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट के बारे में। एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है, एंजाइम कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है और एंजाइम कैटलिस्ट के मैकेनिज्म की लॉक एंड की मेथड क्या है जिसके माध्यम से एंजाइम जो है वो वर्क फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखिए इसके कुछ इंडस्ट्रियल यूजेज हैं कि कैटलिस्ट का क्या इंडस्ट्रियल यूजेज होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलॉइडल सॉल्यूशन से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी तरह का कोई भी परेशानी आपको आता है, आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। आपको
बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, आपने इतने पेशेंस के साथ इस वीडियोज को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स टू यू।